गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। अधिकांश स्टूडेंट्स के बीच में यह धारणा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ होती है, तो ऐसा नहीं है। यदि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझकर पढ़ते हैं तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी सरल हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं ऑर्गेनिक या कार्बनिक रसायन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कार्बनिक रसायन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। कार्बनिक शब्द का प्रयोग कार्बनिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नोवेलिस ने किया था, जबकि शब्द कार्बनिक पदार्थ का प्रयोग बर्जीलियस ने किया था। कार्बनिक पदार्थ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बर्जीलियस ने किया था। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कार्बनिक रसायन की जो हिस्ट्री है या कार्बनिक रसायन का जो इतिहास है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बनिक रसायन का अध्ययन काफी पहले से प्रारंभ हो गया था। कार्बनिक रसायन का इतिहास। एक बात की, कार्बनिक रसायन आई कहां से है, इसका अध्ययन कब से शुरू हुआ और कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हमें किसका अध्ययन करना है, ये सारी चीजें इसके इतिहास से स्पष्ट हो जाती हैं। कार्बनिक रसायन का इतिहास 17वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब निकोलस लीमरी ने पदार्थों को इनके स्रोतों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया था। निकोलस लीमरी ने पदार्थों को इनके स्रोतों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया था। ये 3 प्रकार थे: खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ के अंतर्गत वो पदार्थ आते थे जो पृथ्वी की सतह से प्राप्त होते थे, जो पृथ्वी की सतह से प्राप्त होते थे। इसके पश्चात वनस्पति पदार्थ। वनस्पति पदार्थ के अंतर्गत वो पदार्थ आते थे जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते थे। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। जो पदार्थ पेड़ पौधों से प्राप्त होते थे उन पदार्थों को वनस्पति पदार्थ कहा गया। और तीसरा और अंतिम पदार्थ था जंतु पदार्थ। इनका जो नाम था जंतु पदार्थ, इसी नाम से स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत वो पदार्थ आते थे जो जंतुओं से प्राप्त होते थे। इन पदार्थों की चर्चा हम आगे करेंगे। इसके पश्चात 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में
बर्गमैन और लब्बाजे जैसे वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ पदार्थ जो हम वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं और जंतुओं से प्राप्त करते हैं, ये दोनों एक ही जगह से प्राप्त हो जाते थे। अर्थात कि पदार्थों को जंतु पदार्थ और वनस्पति पदार्थ में विभाजित करना निरर्थक था या व्यर्थ था, क्योंकि अधिकांश पदार्थ जो कि जंतुओं से प्राप्त होते थे और वनस्पतियों से प्राप्त होते थे, इनका संगठन भी एक सा रहता था और कुछ पदार्थ दोनों जगह से प्राप्त हो जाते थे। इसलिए पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया गया। खनिज पदार्थ जो पृथ्वी की सतह से प्राप्त होते थे और दूसरे वो पदार्थ जो जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त होते थे। इन्हें सम्मिलित रूप से जंतु व वनस्पति पदार्थ कहा गया। जंतु व वनस्पति पदार्थ कहा गया। इन पदार्थों का संगठन भी काफी हद तक कई जगह समान था। इसके पश्चात 19वीं शताब्दी में पुनः देखा गया कि कुछ पदार्थ जंतुओं से भी प्राप्त हो जाते थे और वनस्पतियों से भी प्राप्त हो जाते थे और इसके अतिरिक्त इनके संगठन में काफी समान तत्व भी भाग लेते थे। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस पर चर्चा की और विचार किया कि पदार्थों को दो भागों में तो विभाजित किया जाना चाहिए, किंतु इनका नाम बदल देना चाहिए। जो खनिज पदार्थ होते थे उन्हें अकार्बनिक पदार्थ कहा गया, अर्थात पदार्थों को 19वीं शताब्दी में दो भागों में विभाजित किया गया। अकार्बनिक पदार्थ जो निर्जीव से प्राप्त होते थे या जो निर्जीवों से प्राप्त होते थे, उन्हें अकार्बनिक पदार्थ कहा गया। और कार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ जो सजीवों से प्राप्त होते थे। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत वो पदार्थ आते थे जो सजीवों से प्राप्त होते थे और सजीवों में जंतु एवं पादप दोनों आ जाते थे। अतः स्पष्ट है 19वीं शताब्दी में कार्बनिक शब्द अस्तित्व में आ गया था और कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत वो सारे पदार्थ आते थे जो सजीवों से प्राप्त होते थे। जंतु व वनस्पति, तो यह कार्बनिक रसायन का संक्षिप्त इतिहास था। अब क्वेश्चन आता है कि अकार्बनिक पदार्थ कौन से होते थे जो निर्जीवों से प्राप्त होते थे। तो जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि अकार्बनिक पदार्थ थे। और कार्बनिक पदार्थों में यूरिया, NH2CO, NH2 यूरिया, सेलुलोज, स्टार्च,
इत्यादि पदार्थ आते थे। ये पदार्थ मुख्यतः सजीवों से प्राप्त होते थे। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने कार्बनिक रसायन का संक्षिप्त इतिहास की स्टडी कर ली है। इसमें यह इतिहास 17वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया गया, फिर 2 भागों में खनिज पदार्थ और जंतु पदार्थ, जंतु व वनस्पति पदार्थ, यह 18वीं शताब्दी में, और 19वीं शताब्दी में अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। इसके पश्चात अब वैज्ञानिकों ने देखा कि कार्बनिक पदार्थ केवल सजीवों से प्राप्त हो रहे हैं और अकार्बनिक पदार्थ निर्जीवों से प्राप्त हो रहे हैं। तब इस धारणा को ध्यान में रखकर बार्जीलियस ने अपना जैव शक्ति सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब हम बार्जीलियस के जैव शक्ति सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। बार्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। बार्जीलियस के जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक पदार्थों का निर्माण केवल सजीवों से किया जा सकता है, निर्जीवों से नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा गया, क्यों नहीं किया जा सकता? तो उन्होंने बताया कि कार्बनिक पदार्थों का निर्माण सजीवों से किया जा सकता है, क्योंकि सजीवों में इनके निर्माण के लिए जैव शक्ति या वाइटल फोर्स होता है, जबकि निर्जीवों में वाइटल फोर्स या जैव शक्ति नहीं होती है। इसलिए निर्जीव पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। कार्बनिक पदार्थों का निर्माण केवल सजीवों से किया जा सकता है, क्योंकि इनमें जैव शक्ति होती है। कार्बनिक पदार्थों का निर्माण निर्जीव पदार्थों से नहीं किया जा सकता है। का निर्माण निर्जीव पदार्थों से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनमें जैव शक्ति नहीं होती है। सजीव पदार्थों में जैव शक्ति होती है और निर्जीव पदार्थों में जैव शक्ति नहीं होती है। बार्जीलियस की यह धारणा काफी समय तक अस्तित्व में थी। इसके पश्चात एक वैज्ञानिक था फ्रेडरिक वोहलर। फ्रेडरिक वोहलर ने प्रयोगशाला में एक दिन अमोनियम साइनेट को गर्म किया। जब उसने अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण हो गया। यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ था, जबकि अमोनियम साइनेट एक अकार्बनिक पदार्थ था। यह घटना बार्जीलियस के जैव शक्ति सिद्धांत के विरुद्ध थी, क्योंकि बार्जीलियस के जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक पदार्थों का निर्माण अकार्बनिक पदार्थों से नहीं किया जा सकता था,
किंतु फ्रेडरिक ब्यूहलर ने कार्बनिक पदार्थ यूरिया का निर्माण अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट से करके जैव शक्ति सिद्धांत का अंत कर दिया। तो इससे ज्ञात होता है कि प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम कार्बनिक पदार्थ यूरिया था। प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम कार्बनिक पदार्थ यूरिया था। वास्तव में इन दोनों का अणुसूत्र समान होता है। अमोनियम साइनेट और यूरिया का ये दोनों समावयवी हैं। यह एक विचित्र सा कॉन्सेप्ट है। अमोनियम साइनेट अकार्बनिक है और कार्बनिक यूरिया है। इसका सूत्र NH2CO NH2 था। किस अकार्बनिक पदार्थ से प्रथम कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ? तो यह अमोनियम साइनेट था। अमोनियम साइनेट से प्रथम कार्बनिक पदार्थ यूरिया का निर्माण हुआ था। तो स्टूडेंट्स, यह बार्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत और उसका खंडन था। इसके पश्चात हम कार्बनिक रसायन की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे या यह अध्ययन करेंगे कि यदि कार्बनिक पदार्थों का निर्माण सजीवों से किया जा सकता था या कार्बनिक पदार्थों का निर्माण निर्जीवों से भी किया जा सकता था, तब कार्बनिक रसायन हम किसे कहेंगे और कार्बनिक रसायन को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। इसके पश्चात कार्बनिक रसायन की परिभाषाएं कौन कौन सी है और कार्बनिक रसायन को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। कार्बनिक रसायन की परिभाषाएं। कार्बनिक रसायन की दो परिभाषाएं हैं। पहली प्राचीन परिभाषा और दूसरी परिभाषा आधुनिक परिभाषा है। सबसे पहले कार्बनिक रसायन की प्राचीन परिभाषा क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। प्राचीन या ओल्ड डेफिनेशन। प्राचीन परिभाषा के अनुसार कार्बन तथा इसके यौगिकों का अध्ययन, कार्बन तथा इसके यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। किंतु इसके अंतर्गत, इसके से तात्पर्य है कार्बनिक रसायन, किंतु इसके अंतर्गत कार्बन के
ऑक्साइड हो, चाहे वो मोनो ऑक्साइड हो या डाई ऑक्साइड हो। साइनेट CN क्रियात्मक समूह के रूप में, आइसोसाइनेट NC के रूप में, ऑक्साइड, साइनेट, आइसोसाइनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट में अभी कार्बन है, बाइकार्बोनेट इत्यादि का अध्ययन नहीं किया जाता था। बाइकार्बोनेट का अध्ययन नहीं किया जाता था। क्वेश्चन आता है कि इन यौगिकों का अध्ययन कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर है इन सभी यौगिकों का अध्ययन कार्बन के ऑक्साइड, साइनेट, आइसोसाइनेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का अध्ययन अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता था या किया जाता है। इन सभी का अध्ययन अकार्बनिक रसायन में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। इनका अध्ययन अकार्बनिक रसायन में होता है। अकार्बनिक रसायन में होता है। इसके पश्चात कार्बनिक रसायन की आधुनिक परिभाषा। आधुनिक परिभाषा काफी इंपॉर्टेंट है और वर्तमान की संपूर्ण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव रखती है। आधुनिक परिभाषा। आधुनिक परिभाषा के अनुसार हाइड्रोकार्बन, क्वेश्चन आता है हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आधुनिक परिभाषा के अनुसार हाइड्रोकार्बन व इसके व्युत्पन्नों का अध्ययन। हाइड्रोकार्बन व इसके व्युत्पन्नों का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। व्युत्पन्नों का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। अब पुनः क्वेश्चन आता है कि इसके व्युत्पन्न कौन कौन से हैं और यह हाइड्रोकार्बन से कैसे बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस प्रकार मिल्क से मावा, दही वगैरह बनता है और ये पदार्थ मिल्क डेरिवेटिव कहलाते हैं, इसी प्रकार हाइड्रोकार्बन से भी बहुत सारे पदार्थ जैसे एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड वगैरह बनते हैं। ये सारे पदार्थ भी हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहलाते हैं। इनका अध्ययन हम अलग से करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने जो कार्बनिक रसायन का इतिहास, जैव शक्ति सिद्धांत और इसकी जो परिभाषाएं पढ़ी हैं वो आपकी समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।